वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का वेक्टर। वैसे पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डाल दूंगा उसका, बट ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कुछ जो फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन अगर निकालना हो ए ऑन बी, तो मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे बी रहेगा। अगर बी ऑन ए होगा तो ए बी का डॉट प्रोडक्ट ऊपर रहेगा और नीचे ए का मैग्नीट्यूड। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही वाला है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर है? तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 10.3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10.3 ओके। तो इसमें क्या था, फाइंड द एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड्स रूट 3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, हैविंग ए डॉट बी इक्वल्स टू रूट 6। तो मतलब हमें ना क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड रूट 3 है और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें दिया हुआ है 2, और ए डॉट बी हमें दिया हुआ है रूट 6, है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। अभी हमने लिखा है कि कॉस थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, यही होता है ना, फॉर्मूला भी लिखा है। तो ए डॉट बी का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है रूट 3 और मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये कट के कितना आ गया, रूट 2/2, यानी कि और फर्दर कट जाने के बाद ये 1/√2 बचेगा। अगर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो उसका वैल्यू ले लेंगे। थीटा 1/√2 होता है 45, दिस कैन बी रिटन एज π/4। अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है 3/7, है ना, अपने स्टैंडर्ड वैल्यू उसका मतलब क्या है, जीरो आ जाए, हाफ आ जाए, √3/2 आ जाए, है ना, या 1/√2 आ जाए, या 1 आ जाए, तो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। थोड़ा सा स्विच हो गई है इधर से इधर, तो देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी समझ आ गया ना स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब ये है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ इसी तरह से बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड, सॉरी, मतलब हमें इसका वही फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये दो वेक्टर हैं जिनके बीच का हमें एंगल निकालना है, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हमने लिख लिया है दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि हमने भी पिछली क्लास में सीखा था डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ठीक है ना। मतलब आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से, और के वाला के से, क्योंकि सेम वाले ना डॉट में 1 होते हैं और डिफरेंट वाले 0 हो जाते हैं। तो इसीलिए हम अब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 1² -2² और 3², और दूसरे वाले रूट में क्या आएगा, 3² -2² और 1²। तो बस देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई वाला कोफिशिएंट आई वाले से, तो 1 × 3 इज 3 और 2 2 ज़ा 4 एंड 3 1 ज़ा 3, नीचे कितना आ गया, √14, और दूसरे वाले में भी √14। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 10/14। तो ये तो शायद कट हो जाएगा आगे 5/7, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है। तो इसका मतलब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही एक जैसे हैं, तो मैं जैसे थर्ड वहां पर करा देता हूँ। थर्ड वाला बोलता है ए वेक्टर है अपने पास i-j, और एक बी वेक्टर है i+j। ओके, तो मैंने इनका प्रोजेक्शन हमें निकालना है। ए ऑन बी बोला है इसने, ए ऑन बी, तो ए ऑन बी मतलब इन दोनों का तो डॉट रहेगा ऊपर और बी का मैग्नीट्यूड रहेगा, ठीक है ना। तो अब तो आप निकाल सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड, मतलब 1² + 1²। तो ऊपर आया 1 - 1 और नीचे आया √2, तो प्रोजेक्शन इनका कितना आ गया, 0। क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ ऐसा ही करना है, वो आप अपने आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या करना है, मैं लिख देता हूँ उसको। तो ये हमें दिखाना है कि तीनों के तीनों वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। तो हमने पता है कि यूनिट वेक्टर शो करना है। उसके बाद इनको क्या दिखाना है कि ये जो है ना आपस में परपेंडिकुलर है तीनों के तीनों। तो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर दिखाते हैं। तो हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज 1 होता है। तो अगर जैसे मान लो मैं निकालते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4। और अगर मैं कहूँ 81 का स्क्वायर, तो फिर आपको तो निकालना पड़ेगा ना 81 का। तो ऐसे ही मैं अगर ए का स्क्वायर निकालना है तो मतलब ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और 81 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 81 × 81, तो ए का स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, ए इंटू ए। तो मैं ए को ना 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, फिर देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। तो ए लिख दिया, फिर एक और बार ए लिख देता हूँ,
ठीक है ना। अब मैं जब इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/7 तो 1/49 हो गए। अब अंदर वाला देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, आई वाला आई से, जे वाला जे से, 3 3 ज़ा 9, के वाला के से 36। तो ये तो 1/49 इंटू 49 आ गया, तो कट गया 1। तो हैंस ए इज यूनिट वेक्टर, हैंस ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो ए हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही बी डॉट बी कर लेंगे, है ना, ऐसे ही बी डॉट बी करेंगे और फिर सी डॉट सी भी करेंगे, तो वो सारे के सारे इक्वल्स टू 1 आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है कि इन ये ना आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी सी आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब हमें क्या शो करना है कि ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी एंड सी परपेंडिकुलर टू ए, ये हमें शो करना है। अभी इधर लिख देते हैं अपन लोग। तो मतलब जब ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा, मस्ट बी जीरो। तो करके देख लेते हैं। तो ए डॉट बी यानी कि 1/7 इंटू 2i प्लस 3j और प्लस 6k डॉट 1/7, यहाँ बी वेक्टर डाल देते हैं, 3i माइनस 6j और प्लस 2k मस्ट बी जीरो। तो चेक कर लेते हैं, 1/7 1/7 1/49, 2i वाला i से 2 3 ज़ा 6, जे वाला जे से 3 6 ज़ा 18 और के वाला के से 12। तो ये तो आ गया ना जीरो। तो देखो 1/49 इंटू जीरो, क्योंकि 6 12 18 हो जाएंगे, फिर माइनस का 18 जीरो। तो हैंस हमने क्या देखा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ऐसे ही बी डॉट डी निकाल लेंगे और फिर ए डॉट सी निकाल लेंगे, तो उनका भी डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो, जबकि हमें गिवन हो a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल्स टू 8, और a का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 8 टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ b के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या देखा, a डॉट बी, सॉरी a प्लस बी दिया हुआ ना अपने को, a प्लस बी डॉट a माइनस बी, है ना, इक्वल्स टू 8 दिया। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा ना। भाई मॉड वेक्टर पे ना जब स्क्वायर लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड लगा के लगाते हैं, है ना। तो ये क्या लिखा है, ए का स्क्वायर, मतलब किसका स्क्वायर है ये वाला, मैंने क्या नहीं लिखा, बी स्क्वायर तो लिख दिया, स्क्वायर के नीचे, इस वाले स्क्वायर के नीचे जो ए है वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा 64, बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड ऐसे ही रहेगा, बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और ये बी स्क्वायर इक्वल टू 8, तो 64 माइनस 1 हो जाएगा 63 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। और बी स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा 8/63। तो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो निकल के आया अंडर रूट ऑफ 8/63। 8 कितना होता है, 2√2, और रूट 63 कितना होता है, 3√7, है ना। मतलब हमने फैक्टर्स कर लिए ना उसके, तो ए का मैग्नीट्यूड जो था इस 8 टाइम्स है, यानी कि 8 2 16 √2/3√7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलिए क्या कहता है वो। तो ये तो बहुत ही आसान है, बस इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली जैसे हमने 7th 8th में सीखा था, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, फिर लाइक टाइम एट सब ट्रैक कर देना, वही है। पहले ये इससे करेंगे और फिर ये इससे, वही नॉर्मली बच्चों वाली कहानी है। तो बस वेक्टर वगैरह लग जाएगा, 3 2 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, और फिर 3 7 21 ए डॉट बी, फिर माइनस 5 2 10 ए डॉट बी, और 5 7 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये दोनों लाइक है तो ये ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 21 माइनस 10 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 6 ए मैग्नीट्यूड 21 में से 10 गया तो 11 ए बी, और माइनस का 35 बी स्क्वायर, है ना। बस ये हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मतलब ए का और बी का मैग्नीट्यूड अपने को सेम दिया हुआ है, और उन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है अपने को 60, और उनका स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, 1/2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैग्नीट्यूड बी। तो हमने देखा था ना कॉस थीटा क्या था, कॉस थीटा था दोनों का मैग्नीट्यूड अपॉन, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो कॉस ऐसे ही रहेगा, थीटा की वैल्यू डाल देंगे 60, ए डॉट बी की वैल्यू हाफ, ए का मैग्नीट्यूड
और उसके बाद क्या है बी का मैग्नीट्यूड, तो बी को हम वापस ए लिख सकते हैं ना क्योंकि दोनों सेम है ना। तो cos 60 की वैल्यू हाफ इक्वल्स टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा 1 आ गया, मतलब स्क्वायर नहीं आएगा, इक्वल्स टू 1, सब पे वेक्टर का साइन लगा देना, क्योंकि अब जो है ना ये अगर आप नहीं लगाएंगे वेक्टर के साइन तो मार्क्स कट सकते हैं। तो सिमिलरली बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आ जाएगा। मेरा कभी कभी हो सकता है मैं भूल जाऊँ, तो मेरे भूलने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे मार्क्स तो जितने कटने थे या जितने आने थे 2003 में आ गए, अब वो तो चेंज कोई कर नहीं सकता और ना ही मैं टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ। तो इसलिए अब आपकी बारी है, तो आप अपने मार्क्स कटने से बचाएं, ठीक है ना। तो जहाँ पर वेक्टर का साइन लगाना है वहाँ वेक्टर का साइन लगेगा, जहाँ नहीं लगाना वहाँ नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसी है, आसान है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ जाते हैं, आ जाता है बोर्ड में। तो ये कहता है कि ए वेक्टर है हमारे पास, बी वेक्टर है और सी है, तीन वेक्टर्स हैं अपने पास। ये मैंने गलत साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से है कि तीन ए प्लस लैम्डा बी जो है ना वो कोई सी पर परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो देखो ए प्लस लैम्डा बी जब परपेंडिकुलर है सी पे, तो दैट मीन्स इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों भाई, तो यहाँ पर ए का वैल्यू डाल देते हैं, मैंने बताया ना जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ पर पहले हम ए का वैल्यू डालते हैं, ए क्या है अपने पास 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा। बी का वैल्यू डाल देते हैं, बी क्या है माइनस आई प्लस 2j और प्लस k, ब्रैकेट क्लोज, बाहर सी का वैल्यू डाल देते हैं 3i प्लस j मस्ट बी 0। अब ये जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3i प्लस जे इस वाले वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 3i प्लस जे इस वाले वेक्टर से, है ना, मतलब दोनों से कर देते हैं। तो जब पहले वाले से करेंगे तो i वाला i से, 3 टू ज़ा 6 मतलब इसका i और इसका i, ऐसे जे वाला जे से 1 टू ज़ा 2 और k वाला तो हो नहीं पाएगा प्लस लैम्डा। अब i वाला i से, i इधर -1 इधर 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा -3, फिर j वाला j से प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हुआ 8 माइनस लैम्डा इक्वल, क्योंकि -1 बचेगा, लैम्डा इक्वल्स टू 8, तो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है वो। तो हमें इन दोनों वेक्टर्स को, ये दो वेक्टर दिए हैं हमें, ए का मैग्नीट्यूड प्लस इंटू बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए, और दूसरा वाला है ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमें इन दोनों को क्या दिखाना है, मतलब परपेंडिकुलर दिखाना है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो आप कोई दो नॉन जीरो वैक्टर्स ले लो, क्योंकि इसने बोला है कि नॉन जीरो वैक्टर लेके लेट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ऐसे ये वाला इससे और फिर ये वाला इससे, तो सब कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा और ये आपका आंसर आपके हाथ में होगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर है तो जीरो ही होना है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ जाते हैं। 12 में कहता है ए डॉट ए जीरो है, ए डॉट ए क्या है जीरो, और ए डॉट बी भी इत्तेफाक से जीरो ही है। तो हमें ए और बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, चलिए देखते हैं क्या कह सकते हैं। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि ए डॉट ए जीरो है, तो देखो ए डॉट ए जीरो है यानी कि वो एक जीरो वेक्टर है ना। तो मतलब ए वेक्टर और दूसरा मतलब जो है वो जीरो वेक्टर होगा, तभी तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अगर दो डिफरेंट वेक्टर होते उनका डॉट जीरो आता तो हम कह देते कि वो दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो है एक ही सिंगल वेक्टर है और उसका डॉट जो है जीरो है, मतलब उसका स्क्वायर जीरो है, तो जीरो किसका स्क्वायर होता है आप खुद ही सोचें। तो ए जो है वो नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। अब बी, ए डॉट बी भी जीरो है, तो अब ए डॉट बी जीरो जो है, बी वाला जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। तो बी के बारे में हम क्या कहेंगे, ए में बी जीरो और नॉट बी जीरो। तो ये इस तरह से असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ये हमें याद रखने पर चाहिए। हमें ऐसा लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब जो है इनकी वैल्यू है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब जो है इनकी वैल्यूज है, तो इनके से ना याद रखेंगे कि इसमें कैसे हुआ था ये जीरो, क्योंकि ए डॉट ए जीरो है तो मतलब ए मस्ट बी जीरो, है ना। बी तो अब आपकी मर्जी है, बी चाहे वो जीरो हो या ना हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ ऐसा ही, ये तो शायद 14 13 था, नहीं ये 13 था जो हमने जिसके बारे में बात की है, ठीक है ना। ये 11, 11 के बाद 12, अब 12 के बाद हम देखते हैं 14, 13 क्वेश्चन भी है हमारे पास, देखते हैं उसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। हमने देखा कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट उन तीनों का सम जो है ना वो जीरो है, तो हमें ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट सी फाइंड आउट करना है। तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू
0 गिवन तो इसमें क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना। स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 2bc, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और 2ac इक्वल्स टू अपने को क्या दिया हुआ है, 0, क्योंकि 0 स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि बड़ा 0 कर देंगे 0 बड़ा हो जाएगा ना। तो ए यूनिट वेक्टर, ये ए बी सी क्या है अपने पास, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के स्क्वायर क्या होते हैं, 1, ये भी 1 और ये भी 1। इधर 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ए बी बी सी और ए सी, सब पर वेक्टर का साइन लगाएंगे, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। 1 1 1 कितना हो गया, 3 प्लस 3 हो जाएगा, इधर -3 और 2 इसके नीचे। तो ए डॉट बी डॉट सी एक ऐसे एग्जाम्पल है, वो ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 29 है शायद, उसे करिएगा, मिसलिनियस एग्जाम्पल्स में से है वो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे, उसमें ए मैग्नीट्यूड ऑफ और ए बी सी यूनिट वेक्टर गिवन नहीं है। इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी 0 और यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए जैसे मान लो 2 दिया हो, एग्जैक्टली नहीं पता, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये 3 हो, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी जो है जैसे अपने को दिया हो 5, है ना। तो बस यहाँ पर ना जैसे मैंने 1 डाला, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, आप जो है यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर डाल देंगे, क्लियर है ना, और उसका आंसर अपने पास निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इधर a0 और b0, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास। अब a दिया हुआ है 0 और b भी दिया हुआ है अपने को 0, और बोलता है देन a डॉट b विल बी 0। तो हमें इसका कन्वर्स हम क्या कह सकते हैं भाई, ऐसे इसका कन्वर्स ये होगा कि ये जो है ना उन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो सकता है अगर वो 0 ना हो, लेकिन a डॉट b 0 आ सकता है, ठीक है ना। ये भी ऐसे ही मैंने बोला, असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 15 में कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसके अपने पास ना पॉइंट है 1 2 और 3, और बी पॉइंट है अपने पास -1 0 एंड 0, और सी पॉइंट है 0 1 एंड 2। तो हमें क्या निकालना, एंगल बिटवीन, ओ सॉरी एंगल ए बी सी निकालना है। जैसे अपने पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये वाला एंगल चाहिए अपने को, है ना। तो मतलब एक ए बी वैक्टर निकाल लेते हैं, एक बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं। तो ए बी वैक्टर अपने पास क्या हो गया, -2i, मतलब बी में से माइनस करेंगे -2j और -3k। ऐसे ही बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं, वो बन जाएगा i प्लस जे और +2k। बस अब इन दोनों के बीच का cos थीटा निकाल लेते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट -2 और -6 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 4 + 4 6 8 8 + 9 इज 17, और ये हो जाएगा 6। बस इसे ये मॉड में है क्योंकि हमें एक्यूट एंगल ही लेना रहता है। तो 10 अपॉन रूट 102, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। रूट होता है तो निकालते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है। 16 में करना है कि कोलिनियर शो करना है, तो कोई से भी दो वेक्टर निकालिएगा और उनका जो आई जे के जो कंपोनेंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि 3 वेक्टर्स शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है कि वो जो है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है कि पॉइंट्स हैं ए बी सी। तो आपने क्या करना है, ए बी सी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, या तो आप उसको उसी तरीके से कर लेना, ए बी वेक्टर बनाना, एक बी सी बनाना, एक ए सी बनाना, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, और फिर उनके जो मैग्नीट्यूड्स के स्क्वायर हैं पाइथागोरस, या फिर ऐसा कर लेना कि जैसे आपने ए बी वेक्टर बनाया, एक बी सी बनाया, एक ए बी बना लिया, जैसे इसी में ही एक बी सी बना लिया और एक ए सी बना लिया। अब इन दोनों का डॉट करके देख लेना, अगर इन दोनों को डॉट 0 आया तो मतलब इन दोनों के बीच में 90 है। फिर इन दोनों नहीं आता तो फिर बी सी ए सी का कर लेना, और फिर नहीं आता तो ए सी ए बी का कर लेना, किसी भी एक का ना 90 आएगा, और अगर पहले में ही 90 आ गया तो बाकी के क्यों ही निकालेंगे आप, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक ही तो 90 होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आप करेंगे, ठीक है। हम इसका जो अगली एक्सरसाइज है वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, वो और मिसलिनियस इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को मैं आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।